Okay, so from this lecture, we are starting this topic Ampere's circuital law. Okay, so before this law, we already studied about the Biot-Savart law. Biot-Savart law हमने already study किया है और Biot-Savart law में हमने क्या करा था, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करी थी बिकॉज ऑफ अ करंट एलिमेंट. ठीक है, हमने करंट एलिमेंट लिया था और उस करंट एलिमेंट की वजह से क्या फाइंड आउट किया था, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करी थी किसी पॉइंट पर. ठीक है, ऐसे ही एक लॉ और है जिसको बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ. बाय यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ आल्सो यू कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट. ओके, अब ये सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लेते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है. ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके स्टेटमेंट ही देखते हैं. तो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लाइन इंटीग्रल, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर एनी क्लोज्ड पाथ, ठीक है, फॉर एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है. परमेबिलिटी को क्या जैसे म्यू नॉट से डिनोट कर देते हैं, परमेबिलिटी करंट एंड करंट फ्लो थ्रू करंट फ्लो थ्रू क्लोज्ड लूप. वो जो क्लोज्ड लूप है उससे जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्लोज्ड लूप. तो ये होता है एम्पियर सर्किटल लॉ. एम्पियर सर्किटल लॉ में और एक क्या कहते हैं अपन, एक एम्पियर सर्किटल लूप बना लेते हैं, क्लोज्ड लूप. अब उस क्लोज्ड लूप में जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर दैट पर्टिकुलर क्लोज लूप इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ परमेबिलिटी एंड द करंट फ्लो थ्रू दैट क्लोज लूप, है ना. तो इसको आप किस तरह से लिखोगे मैथमेटिकली, यू कैन राइट दैट लाइन इंटीग्रल का मतलब ये इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर. सो दिस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर एनी क्लोज्ड लूप. ये सर्कल ये बता रहा है क्लोज्ड लूप के लिए आप लगा रहे हो, इज इक्वल टू परमेबिलिटी को आप म्यू नॉट से और करंट मान लो आई फ्लो हो रहा है क्लोज लूप में, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई. ठीक है, तो ये कहलाता है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ. समझ में आ गया, क्लियर है. अभी और समझ में आ जाएगा जैसे जैसे अपन सॉल्व करेंगे. तो बड़ा सिंपल सा है. अभी यहाँ तो आपको एक क्लोज लूप लेना है और उस क्लोज लूप के लिए आप लाइन इंटीग्रल निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ परमेबिलिटी, ओके, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट क्लोज लूप. उस क्लोज लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है. ठीक है, इसको बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ. नाउ लेट्स फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अब हम इसका एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. ठीक है, तो इसी का आप ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन में बता रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड सर इस लाइन इंटीग्रल के सिंबल का मतलब क्या है? मतलब नॉर्मल सिर्फ इंटीग्रल इंटीग्रेशन सिंबल? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का साइन है ये. इंटीग्रेशन, अच्छा और ये सर। बीच में जो सर्कल बन रहा है इसका मतलब है क्लोज्ड लूप. यानी जो भी आप पाथ बनाओगे वो क्लोज्ड पाथ होना चाहिए. ठीक है, ये मतलब है. ठीक है सर। आया समझ में, है ना. तो हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि लाइन इंटीग्रल किसका है, लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का, है ना. मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है ये. तो जैसे आप मान लो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं अपन, तो एक स्ट्रेट वायर बना लेते हैं. ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर बनाया अपन ने. ठीक है, अब इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में मान लो जो करंट है वो ऐसे अपवर्ड फ्लो हो रहा है. करंट कैसे फ्लो हो रहा है, अपवर्ड करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो इसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड
बनाए मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो कोई पॉइंट ले लिया आपने, ये पॉइंट ले लिया पी, ये पॉइंट ले लिया पी ले लिया मान लो। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगी। ठीक है, ये स्टडी किया हुआ है यस अपन ने। सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगी, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में से बनाया आपने, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। ठीक है, और हमें तो लॉ भी पता है, राइट हैंड रूल लगा देंगे इसमें। राइट हैंड रूल लगा देंगे तो करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। ठीक है, तो ये एक क्लोज लूप बन गया। अब इस क्लोज लूप में मान लो आप एक कोई भी लाइन इंटीग्रल ले लेते हो, जैसे आपने लाइन इंटीग्रल लिया, ठीक है, ये लाइन इंटीग्रल लिया। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करके। ऐसे ही तो करते हो ना आप, टेंजेंट ड्रॉ कर दो उस पे, उस पॉइंट पे। ठीक है, ये टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दी तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, और ये आपने अगर ये एलिमेंट लिया है, ठीक है, ये अगर एलिमेंट लिया है तो ये डीएल वेक्टर की भी यही डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये डीएल वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी। तो अब यहाँ पर अगर अपन ये रूल लगा देते हैं अपन, एम्पियर सर्किटल रूल। तो एम्पियर सर्किटल रूल क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर एंड इट विल बी इक्वल टू म्यू जीरो एंड आई, करंट जो इससे फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये मान लो कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी हो गई आर। ठीक है, ये कि डिस्टेंस कितनी हो गई, आर हो गई, जो कि सर्कल का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, है ना। नाउ लेट्स बी, इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास बी डी एल कॉस थीटा। ठीक है, इजिकल टू आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई। अब देखो बी और डीएल के बीच का एंगल क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसका एंगल तो कितना है, 0 डिग्री है। तो ये आ जाएगा आपके पास बी डीएल, देन ये cos जीरो हो जाएगा, और ये म्यू जीरो आई बन जाएगा आपका। ठीक है, नाउ cos जीरो इज 1, बी बाहर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। अब सर ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस डीएल कैसे आया कितना हो यहाँ पर? जाएगा, ये देखो ना डॉट प्रोडक्ट है ना, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, बी वेक्टर डॉट डीएल है ना, डॉट नहीं प्रोडक्ट नहीं ओपन। सर, कॉस जीरो कैसे आया? cos जीरो देखो ना, डीएल वेक्टर और बी की डायरेक्शन सेम है ना, जो बी की डायरेक्शन है वही तो डीएल की डायरेक्शन है। जो ये डीएल ले रहे हो आप, बी वेक्टर डॉट डीएल, ये जो एलिमेंट लिया है अपन ने यहाँ पर, ठीक है, लाइन इंटीग्रल, ये देखो ना आप यहाँ पे क्या लिखा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो लिया है आपने डीएल की यस सर। डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन सेम ही तो है, बी की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन सेम है ना। देखो बी के हाँ सर, कैसे आया, यस सर। बी कैसे आया, इस पॉइंट, जो भी पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है उसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, और इस डीएल की भी डायरेक्शन यही आएगी। ठीक है, तो ये सेम डायरेक्शन है, तो ये जीरो आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखो डीएल ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, ये आपका म्यू जीरो आई। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा बी इजिकल टू, ये आ जाएगा म्यू जीरो आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। तो ये आपका क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अब देखो ये जो म्यू जीरो आई डिवाइड बाय 2 पाई आर आया ना, तो इसका कहने का मतलब ये है कि इस वायर से परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट होंगे उन सब पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी ना, वो म्यू जीरो आई डिवाइड बाय 2 पाई आर ही होगी। मतलब ये जो सर्कल दिख रहा है ना आपको बना हुआ, ये जो सर्कल दिख रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहा है, ये जो सर्कल है, इस सर्कल के हर एक, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओगे तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, म्यू जीरो आई डिवाइड बाय 2 पाई आर होगी। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही? ठीक है, क्लियर यस सर, आ रही है सर। है ना बेटा। तो अब यहाँ देखो आप एक चीज नोटिस करने वाली है कि देखो म्यू जीरो भी एक, म्यू जीरो बाय 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷ होती है, यानी म्यू जीरो डिवाइड बाय 4 पाई इजिकल टू होता है 10⁻⁷। तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, करंट भी जो फ्लो हो रहा है वो भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि जो बी है ना आपका, बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। बी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, दिख रहा है आपको। और अगर बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इस वायर से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, इस वायर से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, तो इंटेंसिटी ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो क्या होती जाएगी, वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती यस सर। जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। समझ में आया? तो ये मैंने आपको एक हाँ एप्लीकेशन सर। बताई है एम्पियर सर्किटल लॉ की, और इसकी जो मेन एप्लीकेशन है वो है आपकी सोलेनोइड में। ठीक है, तो वो अभी सोलेनोइड अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आई बात समझ में? यस ठीक सर, है, आ गई। ठीक है, चलो।
आगे जो है लॉ हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, ठीक है, वो लॉ ही है, दोबारा मैं बता दूंगा उस लॉ को, देखो आप। ठीक है, एक टॉपिक आपके दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है बेटा। जैसे आपने बायो सावर्त लॉ पढ़ा था, बायो सावर्त लॉ जब आपने स्टडी करा, तो बायो सावर्त लॉ में क्या करा आपने, कॉइल के लिए स्टडी करा था, उस कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ भी करी थी। अभी हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा है, और एम्पियर सर्किटल लॉ से हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करिए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से, जो कि आपके पास आई है बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये आपके पास एक वैल्यू यहाँ से निकल के आई है। तो अब आपको क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके बतानी है। कोई लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग बात है, लॉ हमें पता है क्योंकि हमने पहले ही स्टडी कर रखा है उस लॉ को। ठीक है, तो देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। देखते हैं, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, वो कैसी होती है ये बताना है आपको। कैसी होती है, इन द फॉर्म ऑफ, बोलो, कैसी होंगी, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, वेरी गुड। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती हैं, जो बिल्कुल आपने सही आंसर बताया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ये बात अपनी फिनिश हुई। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लो ये फर्स्ट हमने वायर बनाया, ठीक है, अब इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो ले लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो की डायरेक्शन है। ठीक है, अब हमें ड्रॉ करनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ। So these are the magnetic field lines. I tried to draw a proper concentric circles. लगभग मैंने बना दिए हैं। ठीक है, अब इसमें जो डायरेक्शन होंगी, डायरेक्शन कैसी होगी, है ना, वैसे हम रूल हमें पता है, रूल अभी आगे जाके डिस्कस करने वाले। सो दिस इज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, सो इस ये फिगर जो हमने सर ड्रॉ अभी करा हम है, इसके अंदर हाँ रूल क्रॉस और डॉट नहीं बता सकते ना, क्योंकि नहीं अभी नहीं हमें नहीं, पता नहीं कि किधर से लेना है अपन को। हाँ नहीं, एक रीजन वो भी है और एक रीजन ये भी है, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहा हूँ, नहीं तो मैं रैंडमली कराने लग जाऊं तो मैं धड़ाधड़, अभी इसमें रूल भी बता दूंगा आपको। मैं टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहा हूँ, तो इसमें अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो लॉज आएंगे, तो मैं एक बार आपको लॉज वापस से डिस्कस करूंगा, और फिर मैं आपको प्रॉपरली क्यों है, क्या रीजन है, क्या एंटी क्लॉक है, वो सब बताऊंगा। अभी यहाँ जो ठीक है अभी सर। स्टडी कर रहे हैं, अभी ये कंक्लूजन, मतलब ये डिस्कशन इस पे बेस्ड है कि हमने हमने फाइंड आउट करा मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और वो जो आई अपने पास आई बी प्रोपोर्शनल टू 1/r, या बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इससे हमें पता लगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कम होती जाएगी। और अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं वो कैसी बन रही है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रही हैं। तो ये फिगर को हम स्पेसिफाई ऐसे कर सकते हैं कि भाई इस केस में जो करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब करंट फ्लो हो रहा है, तो इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, है ना। अब एक सेकंड डायग्राम हम इसमें ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, सेकंड डायग्राम में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसे फ्लो हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है अगेन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो वही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही होंगे। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, बट अब की बार जो डायरेक्शन हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा फिगर बी,
और फिगर बी में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसे फ्लो हो रहा है, वायर के अंदर डाउनवर्ड। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में अगर हम यहाँ कहें कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस केस में क्या आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आ रही है बात, यहां तक सही है ना, कोई प्रॉब्लम यस नहीं सर। है ना। और ये आपको इजी भी लग रहा होगा क्योंकि अपन ने पहले भी बहुत डिस्कस किया हुआ है। अब हमको देखने हैं लॉज। लॉज देखने हैं कि भाई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, लॉज, लॉज टू फाइंड आउट, लॉज टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, लॉज आपको नोन है, आप जानते हैं लॉज कौन से हैं, एक बार और रिपीट कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट जो रूल है, डिटेल जो स्टेटमेंट विद स्टेटमेंट तो मैं नोट्स में दे ही दूंगा आपको, मैं यहाँ ओनली एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको रूल्स कौन कौन से। तो फर्स्ट रूल जो है आपका वो है राइट हैंड, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, फर्स्ट जो रूल है, अब मैंने आपको पहले भी बहुत सारी बार बोला है, फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कोई रूल आएगा तो रूल तो आपको याद रखना ही है, वो तो याद रहना ही चाहिए रूल। पर ये जरूर याद रख लेना कि उस रूल को लगाना कब है, किस केस में वो रूल लगाना है। ठीक है ना, ये जरूर आप थोड़ा ध्यान रख लेना। तो राइट हैंड थंब रूल की जो बात कर रहे हैं अपन, राइट हैंड थंब रूल कब लगाते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं हमें टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए। तो करते क्या है इसमें, करते ये हैं कि वायर लेते हैं सबसे पहले, तो उसको तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि वायर से ही है। तो वायर ड्रॉ कर लेते हैं, वायर ड्रॉ करा, ठीक है। फिर वायर को हम होल्ड करते हैं, वी ग्रैब द वायर। ठीक है, वायर को अपन, वायर को होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे राइट हैंड से। ठीक है, तो ये जैसे हमारा पेन है, ये पेन दिख रहा है आपको, या ये पेन की निब दिख रही है, ये रही निब ऊपर की तरफ है। तो ये जहां डायरेक्शन में निब है उस तरफ जो है करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि इसको ग्रैब करना है, पकड़ना है या होल्ड करना है इस वायर, ये समझ लो ये वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको इस तरह राइट हैंड से इस तरह से होल्ड करना है कि जो आपका थंब है वो करंट की डायरेक्शन में हो। थंब कहाँ हो, आपका करंट की डायरेक्शन में हो। तो थंब करंट की डायरेक्शन में और आप फिंगर को फोल्ड करोगे, तो फिंगर को जब आप फोल्ड करोगे इस वायर को ग्रैब करने के लिए, तो आपकी जो फिंगर जिस तरफ घूमेगी, आपकी जो फिंगर जिस तरफ घूमेगी वो जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की होगी। आगे समझ में, क्लियर है, क्लियर है या नहीं यस है सर। बताओ। ठीक है ना, ये हमने हाँ पहले भी सर, ये तो पढ़ डिस्कस रखा किया है। हुआ है ना। तो यहाँ देखो आप, तो ये करंट की डायरेक्शन है, तो करंट की डायरेक्शन में तो आपको थंब रखना है। अब थंब करके जब इसको होल्ड करोगे, तो होल्ड करोगे तो आप देखना फिंगर्स आपकी जो बैंड होगी, मैं सिर्फ एक ही सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन कम हो। तो ये अपने जो इस तरह का कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा, ठीक है, और जो फिंगर बैंड होगी तो इस डायरेक्शन में बैंड होगी, ये ऐसे। यानी कि अगर अपवर्ड करंट फ्लो हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रही है वो कैसी बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ऐसे ही अगर ये डाउनवर्ड होगा तो आपको थंब को कैसा लग रहा है, नीचे की तरफ जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ थंब रखना है और फिंगर्स को होल्ड करना है। तो उस केस में ये बना हुआ है आपका डायग्राम। तो जो डाउनवर्ड के केस में क्या आएगा, आपके क्लॉकवाइज आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी वो कैसी आ जाएगी, क्लॉकवाइज आ जाएगी। डायग्राम यहाँ बनाई हुआ है, ठीक है। जो सेकंड रूल है इससे एसोसिएटेड एक और जो दूसरा रूल है वो है
वो है राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल, स्क्रू रूल। अब राइट हैंड स्क्रू रूल में क्या करना है, तो स्क्रू रूल में क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, स्क्रू को आप अगर स्क्रू को रोटेट करते हैं, so if you rotate a screw such that it is advanced inwards direction, अगर वो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, आप स्क्रू को इस तरह से घुमा रहे हैं कि वो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ जा रहा है, एडवांस्ड इनवर्ट्स है, तो जो आपकी फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी इन विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। अंदर की तरफ जा रहा है तो जो आपकी जो फिंगर है वो कैसे रिप्रेजेंट करेगी उसको, क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करेगी या एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करेगी, बताओ। सर क्लॉकवाइज। हाँ, इसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहते हैं या मैक्सवेल कॉर्क रूल भी क्या कहा जाता है। ठीक है, तो मैं दोनों नाम लिख देता हूँ इसका। और सही, आपका आंसर सही है, बिल्कुल आप सही आंसर कर रहे हो। ठीक है, मैं नेम जरूर मेंशन कर देता हूँ एक और, क्योंकि ऐसा नहीं हो किसी और नाम से लिखने को आ जाए, है ना, तो दोनों नेम याद रखना। इसको मैक्सवेल्स, मैक्सवेल्स कॉर्क, ठीक है, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, अब मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल इस नोट्स में मिल ही जाएंगे, मैं यहाँ पर खाली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम स्क्रू को इस तरह से रोटेट कर रहे हैं कि स्क्रू का एडवांसमेंट हो रहा है, एडवांसमेंट मतलब या तो इनवर्ट्स जा रहा है या आउटवर्ड्स जा रहा है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में भी आपकी फिंगर रोटेट हो रही है, वो जो फिंगर रोटेट हो रही है वो किसकी डायरेक्शन देगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, जैसे मान लो अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की आपने ये स्क्रीन है, मान लो एक स्क्रीन, जो अपनी स्क्रीन है मेरी लैपटॉप की, ये जो है वॉल है, इस वॉल में आप ऐसे लगा रहे हो, इस स्क्रू को टाइट कर रहे हो, तो टाइट करोगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा, तो पेपर में अंदर की तरफ जाएगा, तो फिंगर जो है मेरी वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, जस्ट आपने बताया ही था। और बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। आया समझ सर में? पर अपन ये पहले से मान के चल रहे हैं ना कि क्लॉकवाइज में ही अंदर जाएगा वो। नहीं, ये तो आप परफॉर्म करके देख लो ना, ये तो आपने स्क्रू आप नहीं परफॉर्म तो सर करके फिर तो देख सकते एंटी हो। क्लॉकवाइज भी हो सकता है अगर परफॉर्म नहीं करें नहीं तो नहीं, अपन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आगे बढ़ते हैं इसमें अपन। तो अब जो आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने को आती है आपके। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट सॉलिनॉइड। ठीक है, ये हेडिंग है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट सॉलिनॉइड। ठीक है, सॉलिनॉइड को डिस्कस करते हैं अपन, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अच्छा, मुझे बताओ कि हमने कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करी थी उसके सेंटर पे, करी थी नहीं करी थी? कोई कॉइल है उसकी यस वजह से सर। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करी थी, तो उसका फॉर्मूला क्या आ रहा था, म्यू जीरो आई डिवाइड सर बाय म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। 2 आर आ रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे सिंगल कॉइल जो होती है, एक सिंगल कॉइल है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी आपकी म्यू जीरो आई डिवाइड बाय 2 आर। फिर हमने कहा कि भाई अगर एन टर्न्स हो उस पे, एक के ऊपर एक एन टर्न्स बंधे हुए हो, तो म्यू ये नॉट कितना हो एन आई जाएगा, अपॉन 2 म्यू आर। नॉट एन आई डिवाइड बाय 2 आर। ठीक है, तो अगर सिंगल है तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड है, एन कॉइल कर दी तो एन टर्न्स कर दिए तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मल्टीपल हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिए जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हमें डिजायर्ड इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम यूज करते हैं सोलिनॉइड का। ठीक है, हमारे जो डिजायर्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, सोलिनॉइड। ठीक है, तो सोलिनॉइड है क्या बेसिकली, वो हम बताते हैं, उससे पहले इसकी डेफिनेशंस बता देता हूँ। समझ में तो आ गया ना लॉजिक सोलिनॉइड का? नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हाँ करने हैं सर। अपन को, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो अपन को डिजायर्ड जो इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, अचीव हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि अ सोलिनॉइड इज एन, डेफिनेशन बता देता हूं मैं आपको। अ सोलिनॉइड, a solenoid is an insulated
इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपका, सोलिनॉइड इज एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वुंड क्लोजली wound closely in the form of in the form of helix in the form of helix, ठीक है। so a solenoid is an insulated copper wire wound closely in the form of helix, ठीक है। तो किस तरह से होता है सोलिनॉइड, देखो जैसे देखना आप, डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, वायर को ये बांध दिए वायर कॉपर के। ठीक है, इस तरह से कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर्स हैं ये बंधे हुए हैं, ठीक है। इसको इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं सॉलिनॉइड, है ना। आप करंट, इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा देंगे, जैसे ये कॉइल है यहाँ पर, आगे जाके सर्किट आपका ये इस तरह से, जैसे करंट फ्लो करा दिया यहाँ से, ये आई करंट जा रहा है और ये करंट बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है जिसको बोलते हैं सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड में क्या होगा, आप देखो नंबर ऑफ कॉइल्स हैं इसमें, नंबर नंबर ऑफ कॉइल्स दी हुई है आपको। जैसे करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो देखो, इस मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर भी प्रोड्यूस होगी, बाहर भी जनरेट होगी मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अगर एक एक केस लिया जाए, अभी ये तो समझ में आ गया ना सोलिनॉइड होता क्या है, ये तो समझ में आया आपको। हाँ सर। अभी अपन ये डिस्कस करना चाहते हैं कि सोलिनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, या इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कैसी बनेगी, ठीक है। ये डिस्कस करना है अपन को यहाँ पर। तो देखना आप ध्यान से, डायग्राम बनाते हैं हम इसका। थोड़ा स्पेस ज्यादा ले लेते हैं ताकि क्लियरली आपको विजिबल हो। तो कुछ एक कॉइल्स ले ली मैंने, ब्लैक से डिनोट हो रही है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। और इसमें फ्लो ऑफ करंट ले लेते हैं कि ये फ्लो ऑफ करंट है इसमें, इस तरह से फ्लो ऑफ करंट हो रहा है। ये रेड वाला जो है फ्लो ऑफ करंट बता रहा है। एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें ड्रॉ करके बतानी है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, देखो हर एक कॉइल जो बंधी हुई है ना इसमें, हर एक कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उनका वेक्टर सम आपको करना पड़ेगा। वेक्टर सम करके आपको मिलेगी फिर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो वन बाय वन देखते हैं इसे। इस वाले वायर को देखें अपन, इस वाले को देखते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ले लिया मैंने, है ना। अब इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी जाए, इस पॉइंट पे देखो आप, तो इस पॉइंट पे यहाँ पर मुझको मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी, कैसे आएगी, क्लॉकवाइज आएगी, एंटी क्लॉकवाइज आएगी, कैसे आएगी। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको कि आप एक छोटा सा एलिमेंट तो ले लो। क्लॉकवाइज। हाँ, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो और छोटा सा एलिमेंट लेके देखो, ये अपनी तरफ करना, खुद की तरफ रख के फिंगर फोल्ड करके देखो कैसी आ रही है। खुद की तरफ के उधर आपकी तरफ निकल रही है ना वो, तो ये ऐसे रखा हुआ है सेटअप, ऐसे बंधी हुई है पूरी की पूरी, ठीक है। तो अगर आपने इधर ऊपर सीधा इस जगह से कोई एलिमेंट लिया, इस जगह कोई एलिमेंट लिया, छोटा सा एलिमेंट लिया, तो कैसा आएगा, आपकी तरफ आएगा वो।
तो उसमें तो आपको थंब रखना है, तो फिंगर किधर घूम रही है आपकी, एंटी क्लॉक एंटी घूम रही है कि क्लॉकवाइज। क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। समझ में आई नहीं आई बात? ठीक है, तो हाँ मतलब सर ये आपको, बाहर की तरफ है पॉइंट। हाँ वो जो आप मैंने क्या बोला था, जैसे कॉइल होगा, तो कॉइल में अगर आप छोटा सा पार्ट ले लोगे तो उसको आप स्ट्रेट वायर मान सकते हो, ये सिखाया था ना मैंने आपको, है ना? तो उससे आप हाँ बना सर। दो, तो ये एंटी क्लॉक आ जाएगी, ये एंटी क्लॉक आ गई, ध्यान से देखना है ना, ये तो एंटी क्लॉक आ गई। अब ये तो एंटी क्लॉक हो गई, अब नीचे वाला देखो, नीचे से क्या जाएगा, अंदर जा रहा है, नीचे से फिर ये अंदर की तरफ जाएगा करंट, अगर बिल्कुल नीचे आपने एलिमेंट लिया तो कैसे जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। क्लॉकवाइज। तो हाँ, वहां पर क्या आ जाएगी आपकी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, ऐसे अंदर की तरफ रखना है सीधा हाथ, तो ये फिंगर आपकी क्या आएगी, क्लॉकवाइज आएगी। तो नीचे की तरफ जो बनेगी आपकी लाइंस यहाँ पर, इस जगह बात कर रहे हैं बॉटम में, ठीक है, तो ये बॉटम में बनेगी क्लॉकवाइज, है ना? इसको ग्रीन से बना देते हैं अपन, तो ये क्लॉकवाइज बना दो, ठीक है, और इसको डिनोट कर दो, ये क्लॉकवाइज हो गई। तो ये तो आपने एक से बनाया है, एक से बनाया है। अब इसे हर एक का बनेगा, इसके जितने भी कॉइल्स होंगे उसके अंदर, जैसे अभी मैंने यहाँ रिप्रेजेंटेशन के लिए 3 ले लिए, तो इन तीनों के लिए बना देते हैं अपन, है ना? तो देखो आप, तीनों के लिए बनाते हैं, यहाँ बना लेते हैं। सर ये कैंसिल कर देंगे क्या एक दूसरे को? हाँ वो अभी देखेंगे, रुको एक मिनट। वो हम करेंगे जब अभी इसका डेरिवेशन करेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड का, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब देखो आप, ध्यान से देखना, नोटिस करना इसमें, ये लाइंस आ रही हैं इधर से घूमती हुई आई, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक तो सेंटर ड्रॉ कर लेते हैं इसका, तो इनसाइड इनसाइड कैसी जा रही है देखो, ये ऊपर वाली नोटिस करना है, इसका देखो, ये इसका ये आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, दिख रहे हैं आपको ये 3 एरो दिखे? तो ये तीनों एरोस का जो रिजल्टेंट आ रहा है, ये सारे के सारी जो लाइंस है, इनकी वजह से इनका आप वेक्टर सम करोगे तो ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है, और ये डायरेक्शन हो जाएगी। आई वाई बात समझ में? ठीक है ना? हाँ सर। अब ऐसे ही इनको, इसको देखो, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, तो यहाँ पर जो लाइन बनेगी इसके अंदर की तरफ, तो ये तो मैं आपको ओनली एक एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना के बता रहा हूँ, ऐसे खूब सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। तो आप देखेंगे कि मोस्टली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस जगह पैरेलल होंगी, ठीक है, यहाँ जो मिड पॉइंट के आसपास की होंगी पैरेलल होंगी, और बहुत पास पास भी होंगे एक दूसरे के, है ना? मिड पॉइंट के पास में, यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट, जैसे मान लो कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, तो ये सर इन जो, लाइंस की डायरेक्शन अपन ने डिसाइड करी क्या? नहीं ये देखो ना, ये आ तो रही है, ये आपने ही तो निकाली है, ये रही ना, इन सब का रिजल्टेंट निकाल लिया ना, तो ये तो उससे डायरेक्शन आ पर रहा है ना। नीचे वाली भी अपन ने सेम डायरेक्शन लिखी ना? सेम डायरेक्शन कहाँ ली, ये देखो तो, ना, ये तो एरो देखो ना, एरो देखो ना आप, इन एरोज की वजह से ही तो बनाई है मैंने, ये एरो आ तो रहे हैं इस तरफ, ये एरोज इसी तरफ तो आ रहे हैं, तो यहीं तो आएगी ना लाइन, ये एरो दिख रहे हैं आले, ये देखो ये एरो, हाँ सर मतलब सर ठीक है, ऊपर बाहर की तरफ रखा है या अंदर की तरफ, पर डायरेक्शन चेंज नहीं हुई नहीं हुई ना, देखो तरह ना से? आप, अपन तो अंदर की तरफ ही देख रहे हैं ना बस, अपन तो अंदर की तरफ देख रहे हैं, और ये और ध्यान रखना कि ये चौकोर नहीं है, सिलेंड्रिकल है, ये क्या है, सिलेंड्रिकल है, ये सारे के सारे, ये जो पूरा एक सिलेंड्रिकल वो है, उसके ऊपर ये वायर बंधे हुए हैं पूरे के पूरे, ठीक है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब आपने ड्रॉ करी इसकी, तो इससे क्या पता लगता है कि जो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट के पास में क्या होता है कि जो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो बहुत पास पास हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास आ जाएगी ना, उसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है
वो क्या है, हाई है। मैक्सिमम। ये मैक्सिमम भी तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हाई है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है वहां पर, हाई है। तो एक तो लाइंस पास पास जाती हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। तो पहला पॉइंट तो हम ये कह सकते हैं कि लाइंस जो है वो पास पास आ गई, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हाई रहती है। पहला पॉइंट तो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, हाई हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है, सेकंड पॉइंट, कि भाई लाइंस जो है वो पैरेलल है एक दूसरे के। तो पैरेलल है तो इसका मतलब यह है कि इनसाइड द सोलिनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। दो पॉइंट आप ध्यान रखना कि इनसाइड द सोलिनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है, मिड पॉइंट के आसपास पैरेलल होती हैं। तो इस और उसके मोस्टली जो है पैरेलल होगी इनसाइड द सोलिनॉइड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड द सोलिनॉइड वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। और जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ जो होती है वो वेरी हाई होती है। जबकि जो बाहर के जो पॉइंट है, अच्छा ये सिलेंड्रिकल है, जैसे मेरा पेन सिलेंड्रिकल है, जैसे मेरा पेन सिलेंड्रिकल है ना, इसी तरीके का यस ये सर। सिलेंड्रिकल है। हाँ सर, उसके तो तो चारों तरफ कॉइल सिलेंड्रिकल है हो तो रहे। हाँ, तो बाहर जो होगा, बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, बाहर किसी भी पॉइंट पे अपन जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड या तो वीक होती है या फिर क्या होती है, जीरो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी बाहर की तरफ। ठीक है, क्योंकि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाती है वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर सम होती है सारी कॉइल्स की वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना। तो ये तो मैंने रिप्रेजेंटेटिव एक डायग्राम आपको बनाया, यू कैन ड्रॉ मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड आल्सो। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आई बात, बस। ठीक है, तो अभी यहां पर अब मैं बात कर रहा हूं लॉस की, लॉस टू फाइंड पोलरिटी ऑफ एनी एंड ऑफ द सोलिनॉइड। ठीक है, रूल है कि रूल्स टू फाइंड रूल्स टू फाइंड polarity of any end of solenoid। ठीक है, यानी ये सोलिनॉइड जो हमने बनाई है, सोलिनॉइड के किसी भी एंड पे पॉलरिटी मतलब पोल कौन सा होगा, ये पता करने के रूल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट रूल यहाँ पर है, फर्स्ट रूल है एम्पियर्स राइट हैंड रूल। ठीक है, कितने सारे रूल्स हैं, तो इसलिए जो जिस जगह काम आ रहा है उसको उस तरीके से याद कर लेना। ठीक है, तो नहीं तो यस कंफ्यूज सर। हो जाओगे, इतने सारे रूल आ रहे हैं इसमें। तो ये है एम्पियर्स राइट हैंड रूल। बाकी हम तो दूसरा वाला ही लगाएंगे, इसको तो कम ही लगाएंगे, पर सिखा ये भी देते हैं। तो एम्पियर्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, एम्पियर्स राइट हैंड रूल कहता है कि भाई सोलिनॉइड को इस तरह से होल्ड किया जाए, पकड़ा जाए सीधे हाथ से। ठीक है, कि भाई सोलिनॉइड को सीधे हाथ से इस तरह से पकड़ा जाए कि जो आपके फिंगर्स हैं, फिंगर्स क्या हो, करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, एम्पियर्स राइट हैंड रूल ये कहता है कि सोलिनॉइड को इस तरह से होल्ड किया जाए या ग्रैब किया जाए कि जो हमारी फिंगर्स हैं वो करंट की डायरेक्शन को शो करे। तो जो थंब जिस डायरेक्शन में होगा वो एंड जो है वो नॉर्थ पोल होगा। समझ में आया, जो थंब डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा वो किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ पोल की। समझ में आ गया, यस सर। क्लियर है ना। आंसर तो आपने ऑलरेडी कर ही दिया था। तो इसको तो बोलते हैं एम्पियर्स राइट हैंड रूल। जो सेकंड रूल है वो हमारा ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, जो वो क्या है, क्लॉक फेस रूल। ठीक है, सेकंड रूल है, हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, क्लॉक फेस रूल। यानी कि अगर आप उसको व्यू करते हो, देखते हो कॉइल को, और कॉइल में जो है करंट का फ्लो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट का फ्लो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो जो एंड होगा वो कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा। और अगर करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, तो जो पोल बनेगा वो कौन सा बनेगा, साउथ साउथ पोल। पोल। ठीक है, जैसे इसको अगर मैं इस तरफ से व्यू करूं, तो इस तरफ से अगर मैं इसको व्यू करूं तो ये आई थिंक कैसा बन रहा है, ये बन रही है आपकी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज बन रही है तो ये वाला एंड क्या आ जाएगा, साउथ पोल आ जाएगा। और अगर एक साउथ पोल है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। आया नहीं आया समझ में, ठीक है। तो कोई सा भी रूल लगाओ, चाहे तो एम्पियर्स तो पर राइट हैंड। आपने ऊपर से कंसिडर किया होता तो नॉर्थ हो जाता हो। नहीं, करंट इस साइड से देखना है आपको, इस तरफ से, इस तरफ से देखना तो है। इस तरफ। इस तरफ से देखोगे तो ये देखो ना आप, ये आप अब इस यहाँ से देखोगे इसको, अगर इस साइड से मैं इसका डायग्राम बनाऊं
तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, करंट यूं जा रहा होगा इसके अंदर, इस कॉइल, पहली वाली कॉइल में, इस तरह से। तो ये तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल बन जाएगा, है कि नहीं? आया समझ में? सर नहीं सर, ये हाँ, वाला नहीं आया कि नहीं मतलब आया? आपने चूज कैसे किया। चूज किसे किया है? चलो बताते हैं। जैसे इस कॉइल को देखो, आपको इस तरफ से व्यू करना है, इस साइड से व्यू करना है। तो इस साइड से व्यू करोगे तो ये देखो ना, ये कॉइल, ये किसे इसको अगर मैं इस कॉइल को पूरा बनाना चाहूँ तो ये कॉइल कुछ इस तरीके से बनेगी। और ये डायरेक्शन, ये नीचे की तरफ आ रहा है ना एरो, ये एरो ऐसे जा रहा है। अब इसको इधर से देखो तो ये कैसा बन रहा है? क्लॉकवाइज ही तो बन रहा है। इस कॉइल को इधर से देखो सर तो आप क्लॉक, किस एरो की बात कर रहे हो? इस वाले एरो की, इस वाले एरो की, ये एरो, मतलब आप कौन से इस डायग्राम को साइड, रेफरेंस लेके ये बता रहे इस वाले को, इस ये कॉइल बनाई है मैंने, फर्स्ट वाली कॉइल, फर्स्ट वाली कॉइल बनाई है यहाँ पे। पूरी सर्कल में तो ऐसी ही बनेगी ना, करंट नीचे की तरफ ही तो जा रहा है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है। हो? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से ये साउथ पोल आ जाएगा आपका, इधर वाला साउथ पोल आ जाएगा। तो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। या फिर आप होल्ड करके देखो, होल्ड कैसे कर रहे हो? आपने इसको ऐसे होल्ड करा, तो होल्ड करोगे तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्थ पोल को। तो ये वाला आपका नॉर्थ पोल आ जाएगा। ठीक है, आप वैसे भी चलो, अगर एम्पियर्स लॉ से भी मैं इसको होल्ड करूं, अपने हाथ को ऐसे होल्ड कर लो और फिर इस साइड से देखने की कोशिश करो, तो ये आपकी जो फिंगर है क्लॉकवाइज ही तो रोटेट हो रही है। आप ऐसे होल्ड कर लो इसको, हाँ सर। सॉलिनॉइड को, और फिर देखो आप अपनी फिंगर को, तो वो किधर हो रही है? देखो वो क्लॉकवाइज ही तो हो रही है ना। जिस फेस को आपको, जिस एंड को पोलरिटी देनी है, उस तरफ से उसको देखना आप। ठीक है, तो ये है रूल्स टू हाँ सर। फाइंड सर पोलरिटी आपने वो ऑफ एन। डायग्राम में जो लाइनें बनाई है ना सर, वो अपने ऊपर जो डायग्राम बनाया है उससे थोड़ी सी अलग बनाई है ना सर, डायरेक्शन के मतलब ये वाली, तरीके से। ये, हाँ जैसे हाँ आपको सर समझ, मतलब इसमें। मैंने बनाया है, जैसे एम्पियर लॉ से भी बना लो तब उससे भी बनी जाएगी ना। एम्पियर लॉ से इसको होल्ड करके देख लो आप, हाँ सर। होल्ड करके देखो आपकी फिंगर क्लॉकवाइज ही आ रही है। ठीक है, तो दोनों से आंसर तो दोनों से सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है। अब इसमें जो एक डेरिवेशन है वो है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो डेरिवेशन में बता देता हूँ, जो वर्डिंग्स हैं वो तो आप देख लेना, जो नोट्स में आपको दूंगा, मैं डेरिवेशन बता देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, यस सर। डेरिवेशन में सिखा देता हूँ क्योंकि मेन वही पार्ट है उसका। तो हेडिंग है हमारे पास, एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिनॉइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिनॉइड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक सॉलिनॉइड ड्रॉ करते हैं, उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बना रहे हैं अपन। एक सॉलिनॉइड ड्रॉ करते हैं इस तरह से, जैसे सॉलिनॉइड ड्रॉ करी हमने। ठीक है, क्रॉस सेक्शन व्यू मतलब कट कर दिया उसको बीच में से अपन ने, है ना। तो ये सॉलिनॉइड में जो करंट की डायरेक्शन अपन कर रहे हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है? डॉट है। ठीक है, करंट की यस सर। डायरेक्शन इसमें क्या है? डॉट है। इस तरह से ये डॉट बना दिया अपन ने। डॉट मतलब हो गया कि इसमें तो करंट जो है बाहर की तरफ आ रहा है इधर से, यो बाहर की तरफ आ रहा है और इधर अंदर, बिल्कुल यही डायग्राम है ये वाला। ऊपर वाला जो हाँ सर, पोर्शन है वायर उसमें से तो वायर बाहर आ बाहर रहा की है, तरफ आ रही। बाहर की तरफ आ रहा है करंट, और नीचे अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा है तो नीचे की तरफ क्या बन जाएगा? क्रॉस। तो यहाँ पर क्या बस। आ जाएगा? क्रॉस आ जाएगा, ये क्रॉस आ गया। तो ये ध्यान रखना बेटा, डॉट और क्रॉस जो है ये हमने क्या बताया है? करंट की डायरेक्शन बताई है।
ठीक है, इसकी एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, ये एक्सिस ड्रॉ कर दी हमने इसकी, इस तरह से ये एक्सिस ड्रॉ कर दी। ठीक है, एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमें पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर डॉट है, नीचे क्रॉस है, तो कुछ इस तरह से। राइट साइड। अब वही सेम डायग्राम है, पीछे जो बनाया डिस्कस करा है अपन ने, यही का ये डायग्राम में बना रहा हूँ यहाँ पर भी। हाँ सर। ठीक है, तो ताकि ज्यादा कुछ मेहनत ना लगे हमारी इसमें। तो इस तरह से इनसाइड द सोलिनॉइड मैंने आपको बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या आएंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे के, इस तरह से आप पैरेलल ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी। अब हम पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट हमें इनसाइड द मैग्नेटिक, इनसाइड द सॉलिनॉइड लेना है। तो इनसाइड द सॉलिनॉइड ये ले लिया, पी पॉइंट ले लिया अपन ने। ठीक है, समझ में आया। अब जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, एक अपन एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगाते हैं इसके अंदर। और एम्पियर सर्किटल लॉ जब हम लगाएंगे तो तभी लगेगा जब कोई आपके पास क्लोज्ड लूप हो। तो अपन एक क्लोज्ड लूप सबसे पहले लेते हैं इसके अंदर। तो क्लोज्ड लूप देखो आप, इस तरह से हम एक क्लोज्ड लूप बना देते हैं। ये बनाया हमने क्लोज लूप। ठीक है, ये क्लोज लूप बनाया, और इस क्लोज लूप में इसको नेम कर देते हैं, नेम कर देते हैं इसे, इसको ये कर दे। ये वाला जो एंड है, इसको तो कर देते हैं ए, इसको कर देते हैं बी, इसको कर देते हैं सी, और ये है डी। ठीक है, एंड ये रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या करा है इसके अंदर, एक क्लोज लूप ले लिया, क्लोज पाथ के लो या क्लोज लूप ले लो, ये ले लिया हमने, क्लोज लूप ले लिया। तो अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो जो एम्पियर सर्किटल लो होता है, एम्पियर सर्किटल लो क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इट इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। ये है आपका एम्पियर सर्किटल लो। ठीक है, तो अब इस एम्पियर सर्किटल लो को हम जब लगाएंगे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले ए से बी तक का पार्ट आएगा, तो ए टू बी आ जाएगा, ए टू बी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, प्लस ए टू बी के बाद क्या देखो, बी टू सी, तो बी टू सी आ जाएगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, देन प्लस बी टू सी के बाद फिर देखो सी टू डी, और सी टू डी हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, देन प्लस देन अगेन डी टू ई, क्योंकि क्लोज्ड पाथ लेना है आपको, क्लोज्ड लूप लेना है। तो फिर लास्ट में आपका कितना आ जाएगा, डी टू ए, और ये होगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। तो देखो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, तो ये पूरा एक क्लोज्ड पाथ हो गया। ठीक है, यानी हमने लाइन इंटीग्रल निकाला है मैग्नेटिक फील्ड का इस पूरे क्लोज्ड पाथ के लिए, तो ये यस आ सर। गया। अब देखो इसमें वन बाय वन नोटिस करते जाओ। जैसे ए से बी वाले की बात करें अपन, ए से बी वाले की बात करते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए टू बी। तो ए टू बी करोगे आप, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर करोगे, तो ये जो आएगा आपके पास, ये ए टू बी है, ए टू बी आ जाएगा बी डीएल, देन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मतलब बी और डीएल, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और यही इसकी भी डायरेक्शन है। अच्छा, इसकी लेंथ जो है, ये रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ लिया है अपन ने, तो इसकी जो साइड्स है उसकी लेंथ क्या ली है अपन ने, एल ली है, थोड़ा ध्यान रखना। जो साइड्स है उसकी लेंथ क्या है, एल ली है, ऐसा रेक्टेंगुलर पार्ट लिया है, तो ये जो लेंथ है ये एल है। सी डी और ए बी क्या है, एल है आपका। तो देखो ए से बी में देखो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन ये है, और एल की भी डायरेक्शन ये है। समझ रहे हो बात को, मैग्नेटिक फील्ड हाँ और सर। डीएल दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका ए टू बी, और ये बचेगा बी डी एल।
तो ये तो ए से बी वाले पोर्शन की बात हो गई। ए से बी के बाद देखो आप, उसके बाद देखो बी टू सी, देन बी टू सी बी वेक्टर फिर ये तो डॉट, जीरो हो जाएगा। हाँ जीरो हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। तो इसको जब आप करोगे बी टू सी को, तो ये आ जाएगा बी डीएल, बस आएगा आपको, और अब कुछ भी नहीं है इसमें। बी डीएल कॉस 90 कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बी से सी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ऐसे ही ऐसे ही सर देखो आप डी ए भी जीरो हो जाएगा। हाँ डीए, बस आ गई डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ही हो गई। बाकी थ्योरी आप नोट्स में देख लेना, मेन पार्ट इसका यही है समझने का। तो ये डी टू ए आ गया, ये इंटीग्रेशन आएगा बी डी एल, और ये भी cos 90 हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है अपना सी टू डी, सी टू डी, और ये हो गया बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, जीरो है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो यही है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ पर जीरो है। तो ये अभी आपका जीरो आ जाएगा। तो टोटल मिला के बात ये है कि जो इक्वेशन नंबर 2 है अपनी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम क्या लिख सकते हैं, तो इक्वेशन सी टू नंबर, डी लिख दिया सर आपने जीरो। एक सेकेंड, एक सेकेंड है ना, हाँ सी टू डी, तो सी टू डी वाला बचा ना, तो सी टू डी जीरो है ना, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सही कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है ना अच्छा यहाँ पे, तो है सिर्फ ना, ये उसी जगह लिखा पे ना मैंने। लगेगा ए टू बी। हाँ बस ए टू बी बचेगा आपके पास, है ना, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 लिखा लगाई जाए अपनी, तो यहाँ पर जो लाइन इंटीग्रल आ रहा है आपका बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये ओनली किसकी वजह से आएगा, ये आएगा जो पोर्शन आपका ए टू बी वाला पोर्शन है, ए टू बी वाला पोर्शन। ठीक है, और ये इंटीग्रल कर देंगे, और ये आपका आ जाएगा बी डी एल। ठीक है, तो इसी को अब हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी को आगे सॉल्व करते हैं, मतलब ये आपको ऐसा करो, इसको हम एक इक्वेशन दे देते हैं अभी हाल फिलहाल में, तो इसको थर्ड इक्वेशन दे देते हैं, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। तो मीन्स अगर अपन एम्पियर सर्किटल लॉ लगाए, तो एम्पियर सर्किटल लॉ में अपने पास ये तो आ गया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपने पास क्या आ रहा है, ए टू बी बी डी एल, ये चीज तो अपनी हो गई सॉल्व। अब रही रही बात, इट इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई। तो अभी हम यहाँ करते हैं कि भाई लेट, यहाँ पर हम ये लेते हैं लेट स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइल्स है पर यूनिट लेंथ। ठीक है भाई, तो n इज इक्वल टू है नंबर ऑफ कॉइल्स इन पर यूनिट लेंथ। अब तो l लेंथ पे कितनी कॉइल होंगी ये पता लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता मैं, पता लग सकता है ना कि भाई हाँ सर। नंबर ऑफ कॉइल्स ऑन लेंथ l, तो l लेंथ पे कितनी कॉइल्स हो जाएगी, nl हो जाएगी, है कि नहीं भाई। नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट, यूनिट लेंथ पर n है, तो l लेंथ पे कितनी हो जाएगी, nl हो जाएगी। तो अब हम यस सर। लगाते हैं इसमें बाय एम्पियर्स, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, तो इसमें सर्किटल लॉ लगा देते हैं अपन। तो सर्किटल लॉ वापस से लिख देता हूं भले ही आपके लिए मैं, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और इट इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। ठीक है, तो यहाँ आप देखें तो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ए टू बी, ये ए टू बी आ जाएगा, ये बी डी एल हो जाएगा, ये आप म्यू जीरो कर दोगे। ठीक है, और ये अब कितना आ जाएगा, म्यू जीरो आई तो है ही सही, ये आपका आ जाएगा एन एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू जीरो आई एन एल हो जाएगा। यहाँ से बी आप बाहर निकाल लो, देन ये डी एल हो जाएगा, ए टू बी आ जाएगा। ए टू बी की लेंथ कितनी है भाई बताओ, ए टू बी की लेंथ कितनी है, एल है, एल है ना, यस तो ये सर। एल आ जाएगा, ये म्यू जीरो आई, ये एन और एल आ जाएगा, इस एल से इस एल को कैंसिल कर देना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगी, म्यू जीरो एन आई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनोइड। ठीक है, इनसाइड द सोलिनोइड जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होती है, जो फॉर्मूला है वो क्या है, म्यू जीरो एन आई है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है।